हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स क्लास +2 का एक सैम्पल पेपर लेके आया हूँ। यह सैम्पल पेपर सीबीएसई ने जारी किया है और मैं आप सबकी हेल्प करना चाहता हूँ और आप सबको इस पूरे के पूरे सैम्पल पेपर के बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूँ, जिससे कि आप सभी यह जान सके कि आपको फाइनल एग्ज़ामिनेशन में किस प्रकार का एग्ज़ाम आएगा, किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना होगा, क्या सीबीएसई प्रिटेंड कर रहा है एग्ज़ाम के ऊपर और किस तरीके से बच्चे उस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर सकेंगे। मैं कंप्लीट एनालिसिस दूंगा पूरे के पूरे एग्ज़ाम का, हर एक चीज़ की, हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट रिव्यू करूंगा और कंप्लीटली आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए, ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद देगी और आपका एक माइंडसेट तैयार करेगी कि एग्ज़ाम किस तरीके से आएगा और किस पैटर्न पे आएगा। और दूसरी बात, एनालिसिस को देख के कुछ बच्चे डर जाते हैं, कहते हैं बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होएगा या किसी भी प्रकार से। ऐसा कुछ नहीं है। एनालिसिस को आप एनालाइज करने के लिए ही आपके लिए बनाया गया है, ताकि आप सभी की सभी चीज़ों को समझ सकें और अपना माइंडसेट पहले से तैयार कर सकें कि एग्ज़ाम किस तरीके का आएगा। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, इसीलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये सैम्पल पेपर सीबीएसई के द्वारा ही डाला गया है 2021 के एग्ज़ाम को लेकर, मतलब मई में जो एग्ज़ाम होने हैं उन्हें सामने रख कर सैम्पल पेपर डिसाइड किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर सबसे पहले हमने उठाया है, क्लास +2 का सैम्पल पेपर है। इसका सब्जेक्ट कोड 030 है। बच्चे पूछते हैं ये क्या होता है, वो हमारे शीट पर आपको सब्जेक्ट कोड भरने का एक ऑप्शन आता है साइड पर, इसीलिए उसे 030 यहाँ पर पहले ही मैंशनड है और आपके क्वेश्चन पेपर पर भी मैंशन 030 ही होगा। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80, 80 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा। 3 घंटे आपको मिलेंगे। आप जानते हैं 20 नंबर के आपके प्रैक्टिकल हैं, और तो 20 में से तो प्रैक्टिकल फाइल्स और वाइवा के रिकॉर्डिंग वो लगेंगे और 80 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम देना होगा और आपको 3 घंटे मिलेंगे। पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो हम दूसरी वीडियोज़ में देखेंगे किस तरीके की स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है। सबसे पहले बच्चों को जर्नल इंस्ट्रक्शन पढ़नी बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनसे आपको गाइडेंस मिलेगी कि किस प्रकार से एग्ज़ाम चलेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। अगर हम बात करें कि इंस्ट्रक्शंस में एग्ज़ाम 2 हिस्सों में बंटकर आएगा, एक होगा पार्ट ए, एक होगा पार्ट बी। पार्ट ए में 40 मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा, पार्ट बी में भी 40 मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा। और पार्ट ए माइक्रो आएगा और पार्ट बी इंडियन इकॉनमी या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा। 40-40 नंबर के 2 पार्ट होंगे, ये ध्यान रखा जाएगा। और दोनों के दोनों पार्ट्स ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे फॉलो होगा। मतलब सीबीएसई पहले माइक्रो देगा और फिर बाद में इंडियन इकॉनमी देगा। मार्क्स फॉर क्वेश्चन आर आइडेंटिफाई अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हमेशा जो मार्क्स रहेंगे बच्चों, हर एक क्वेश्चन के साइड में लिखे होंगे। आपको पार्ट्स में भी मार्क्स दिखेंगे कि पार्ट्स में कोई क्वेश्चन होगा तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही करना होगा, साइड में मार्क्स दिए होंगे। जैसे कोई 6 नंबर का क्वेश्चन, उसके 3 पार्ट हैं तो 2-2-2 भी हो सकते हैं, 1-1-4 भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें बच्चे, क्योंकि ज़्यादा लिखने से कुछ नंबर फालतू नहीं मिलेंगे। ये तो बात बिल्कुल आपको मैं साफ साफ समझा दूं, ज़्यादा लिखने के कोई नंबर नहीं है, जिसमें जितने मार्क्स हैं उस हिसाब से लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और 18 to 27, 10 नंबर के क्वेश्चन, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन 10 मैक्रो इकोनॉमिक्स से, और 18 से 27 से लेकर एक एक मार्क्स के 10 क्वेश्चन जो हैं इंडियन इकोनॉमी से आएंगे। मतलब टोटल 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिंगल मार्क के होंगे और उनका सीक्वेंस यही रहने वाला है जी, एग्जैक्टली फाइनल एग्जाम में यही रहने वाला है। 1 से 34 तक ही क्वेश्चन होंगे और 1 से 10 तक पहले क्वेश्चन जो रहेंगे वो हमारे हमेशा हमेशा 1 मार्क्स के, और 18 से 27 1 मार्क्स के। और साफ लिख दिया गया है दोनों ही क्वेश्चंस में, दोनों ही मतलब 1 से 10 में और 18 से 27 के बीच एक केस स्टडी होगी, एक मैक्रो में और एक होगी हमारी किसी भी प्रकार से इंडियन इकॉनमी में। केस बेस्ड क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर 7 to 10 और क्वेश्चन नंबर 25 to 27 लिख दिया गया है। 7 से लेके 10वां क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी होगी। जैसे इंग्लिश के एग्जाम में आपने कॉम्प्रिहेंशन किया, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी सारा का सारा एग्जाम आपके सामने एनालाइज रखूंगा, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पढ़कर आपको सारी की सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 to 12 एंड क्वेश्चन नंबर 28 to 29 आर द 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड आर एबल टू आंसर इन द 60 to 80 वर्ड्स ईच। 60 से 80 के बीच में हमें जो सारे के सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो अमूमन अगर मैं लाइनों में बात करूं तो आप अगर
8 से 10 लाइनें लिखते हैं तो बहुत कन्वीनियंट रहेगा, उससे 1-2 लाइन आगे पीछे भी कर सकते हैं। 13 से 15 नंबर का क्वेश्चन जो होगा और 30 से 32 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, मतलब 3-3 क्वेश्चन 13, 14, 15 और 30, 31, 32 वो 4 नंबर के होने वाले हैं। उसके बाद 16, 17 क्वेश्चन और 33, 34 क्वेश्चन ये 6-6 मार्क्स के होने वाले हैं। इनका जो डाटा रहेगा मतलब वो लिखना कितने में, 100 से 150 में। और उन्होंने देखो साफ मेंशन किया है इंस्ट्रक्शन में, बच्चे नहीं पढ़ते, आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। बिल्कुल सीधा साधा आंसर होना चाहिए और एग्जैक्टली जो पूछा गया उसका आंसर देना चाहिए। फालतू कोई चीज़ नहीं लिखनी, अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। एंड अबव वर्ड लिमिट बी एडहर्ड टू एज फार एज पॉसिबल। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है जी। स्टार्ट करते हैं, चलिए भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से सारा का सारा एग्ज़ाम फॉलो करेंगे। सारे के सारे एग्ज़ाम में मैं क्वेश्चंस में आपको समझाता जाऊंगा, उनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आंसर की भी हमारे पास है तो हम आपको आंसर की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे उसका लिंक, तो वो वहाँ से देख सकेंगे। लेकिन आप सबसे पहले देखना, सारी की सारी चीज़ों को एनालाइज करना, समझना क्या चीज़ें कैसे फुलफिल होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहला बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन से एग्जाम को स्टार्ट करते हैं, पेपर को एनालाइज करते हैं। जी हाँ, इन्वेंट्री इज डैश कंसेप्ट वेयर एज चेंज इन इन्वेंट्री इज डैश कंसेप्ट। ठीक है जी, फिल इन द ब्लैंक्स आया है हमारे पास। ऑप्शन है इन्वेंट्री क्या है। देखिए इन्वेंट्री एक स्थिर है, स्थिर का मतलब एक स्टैटिक कंसेप्ट है, स्टैटिक का मतलब रुकी हुई चीज है। तो इन्वेंट्री क्वाइट ऑब्वियस, इन्वेंट्री इज अ स्टॉक कंसेप्ट वेयर एज द चेंज इन इन्वेंट्री बदल रहा है, बदल रहा है, तो उसे कहेंगे हम फ्लो कंसेप्ट। जैसा कि आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल है कि अगर टंकी में पानी है, पानी की टंकी में पानी है तो वो स्टॉक कंसेप्ट है, अगर वो टैप से बह रहा है तो वो फ्लो कंसेप्ट है। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर होना चाहिए, स्टॉक एंड फ्लो। तो मेरे हिसाब से पहला आंसर बिल्कुल सही होगा आपके सामने। ठीक है जी, पहले क्वेश्चन का आंसर ए पार्ट रहेगा। ऑप्शंस के ऊपर फोकस कीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर ए में ही और है, बहुत ध्यान से, मतलब हमें पहले क्वेश्चन में ही चॉइस मिली है। उसमें लिखा हुआ है इफ इन एन इकॉनमी the value of net factor income from abroad, net factor income from abroad is 200 crores and the value of factor income to abroad is 40 crore, identify the value of factor income from abroad। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए बड़ा सिंपली हम इसे कह सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ऑब्वियस सी बात है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें निकालनी है तो उसको डैश छोड़ देंगे, ऐसे खाली रहने देंगे। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो रहेगी उसको हम लिख लेंगे 40 और लास्ट में इज इक्वल टू लगा के लिख लेंगे 200। तो 40 माइनस से उधर प्लस में आ जाएगा क्योंकि 2 अब्रॉड की थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। तो उसे क्या कर देंगे हम, 240 करोड़। तो आंसर रहेगा सी पार्ट, बहुत ही सिंपल आंसर है। जी हाँ, सेकेंड क्वेश्चन, इन द प्रेजेंट कोविड-19 टाइम्स। देखिए बिल्कुल 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 ही जिसे कह सकते हैं कि प्रेजेंट से ही क्वेश्चन उठा उठा के पूछे जा रहे हैं, इसीलिए बच्चे को सैम्पल पेपर देखना ज़रूरी है। इन द प्रेजेंट कोविड-19 टाइम्स मैनी इकोनॉमिक्स हैव राइज देयर कंसर्न दैट इंडियन इकोनॉमी में हैव टू फेस द डिफ्लेशनरी सिचुएशन ड्यू टू रिड्यूस इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ कंट्री। देखिए कोविड-19 के समय में यह कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा, मार्च से लेकर आप जानते हैं कि अभी फरवरी तक भी उसका थोड़ा ना थोड़ा सरकारी तौर पर प्रभाव है कि बहुत ही ज़्यादा कोविड-19 ने हमारी डिमांड को गिरा दिया, जिससे डिफ्लेशन सिचुएशन आ गई। डिफ्लेशन का मतलब बहुत ही ज़्यादा मंदी आ चुकी है हमारे देश में। तो इस समय में एक बंदे को कमर्शियल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत हाई पावर्ड कमेटी का एक बंदे को उसमें जगह दी गई है। तो वो क्या सजेस्ट कर, देखिए आपके पास ऑप्शन है, यू हैव सजेस्टेड दैट एज सुपरवाइजर ऑफ द कमर्शियल बैंक डैश रिस्ट्रिक्शन और रिलीज ऑफ द मनी सप्लाई टू बी इंश्योर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए क्या करना चाहिए, मनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए या घटानी चाहिए। देखिए पहले ही डिमांड डाउन है, अगर हम मनी सप्लाई को रोक देंगे, लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, डिमांड लोग नहीं कर सकेंगे, तो और ज़्यादा रिसेशन आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है। हम मनी सप्लाई को कैसे बढ़ाएंगे, बहुत सिंपली हम मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। क्या करेंगे,
आरबीआई से हम परमिशन लेंगे और लो रेट्स पे सारे के सारे लोन देंगे, और उससे क्या होगा, डिमांड, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो डिमांड बढ़ेगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन इक्विलिब्रियम पर आएगी। तो ऑब्वियस है इसका आंसर होना चाहिए रिलीज ऑफ मनी सप्लाई। हमें मनी सप्लाई को ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई को निकालना चाहिए। तीसरा, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू डैश करेंसी हेल्ड। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है डायरेक्टली मनी एंड बैंकिंग यूनिट से, बहुत सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। सप्लाई ऑफ मनी क्या है, ठीक है जी, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, सप्लाई ऑफ मनी बहुत ही सिंपल पूछ लिया गया है। करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, जो लोगों के पास सिर्फ करेंसी है वो। करेंसी हेल्ड विद आरबीआई, जो सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, सिर्फ उसके पास जो करेंसी है। करेंसी हेल्ड विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, करेंसी जो हमारे पास मतलब आम पब्लिक के पास है और डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंकों के पास है। और डी, करेंसी हेल्ड इन अ गवर्नमेंट अकाउंट, गवर्नमेंट के पास जो करेंसी है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है इसमें कि जो आम लोगों के पास करेंसी होती है और जो कमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट, वो भी आम ही लोगों के होते हैं, तो उसी को हम मनी सप्लाई कहते हैं। बहुत सिंपली जब मनी सप्लायर के मल्टीप्लायर पढ़ाए जाते हैं या मनी सप्लाई की यूनिट्स पढ़ाई जाती हैं, मेजरमेंट्स M1 M2 M3 M4, तो उसमें ये चीज़ बिल्कुल ईजिली क्लासीफाई की जाती है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि भाई M1 M2 M3 M4 सिलेबस से कटवा दिए गए थे, या M1 या M4 रख लिया गया था, 2 3 कटवा दिए गए थे। तो ऐसी कोई भी चीज़ें आपको ऊपर से पढ़नी ही होंगी ताकि आप अपने आंसर सही दे सकें। तो जो डिलीटेड सिलेबस है उसके ऊपर भी एक पैनी नज़र हमारी होनी चाहिए। तो आंसर रहेगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड 2। आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा ठीक है। कॉलम 1 में कुछ चीज़ें दी हैं, कॉलम 2 में। कॉलम 1 में दिया है करंट अकाउंट सरप्लस, फिर करंट अकाउंट सरप्लस, बैलेंस करंट अकाउंट डेफिसिट। इसको मैच द फॉलोइंग नहीं बोलेंगे। सीबीएसई ने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है, ये मैच द फॉलोइंग नहीं है। A B C D में से कौन सा ठीक है देख लेते हैं जी। करंट अकाउंट सरप्लस, और इधर कॉलम 2 में क्या है, रिसिप्ट इज इक्वल टू रिसिप्ट स्मॉलर देन पेमेंट। देखो सरप्लस का मतलब क्या होता है, रिसिप्ट ज़्यादा और पेमेंट कम। रिसिप्ट ज़्यादा और पेमेंट कम, तो ऑटोमेटिकली पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन पे अगर हम बात करें, करंट अकाउंट सरप्लस, रिसिप्ट ज़्यादा पेमेंट सही, बिल्कुल सही है। हमें दूसरा ऑप्शन मिल गया तो हम तीसरे चौथे को देखेंगे ही नहीं। तो बी और 2 ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, तो बिल्कुल सही चौथा क्वेश्चन ये रहेगा। उसके बाद देखते हैं जी, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें पहचानना है कौन सी चारों में से स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट है द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट गिव्स द गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू मेंटेन द लास्ट स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो एक्सचेंज रेट तय करने की जिम्मेवारी होती है वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बेसिस पे मार्केट की होती है। तो ऑब्वियस की बात है गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन ही नहीं होती। तो गवर्नमेंट की अगर इंटरवेंशन नहीं होती तो क्वाइट ऑब्वियस है, बहुत सिंपल सी बात है कि फॉरेन रिजर्व गवर्नमेंट मेंटेन भी नहीं कर पाएगी। पहली ऑप्शन तो गलत है पक्का ही। दूसरी, इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द गवर्नमेंट इंटरवेंस टू बाय और सेल फॉरेन करेंसीज। बड़ी सिंपल सी बात है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में सरकार और मार्केट दोनों जुड़कर, सेंट्रल बैंक सरकार की ओर से और मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की ओर से रेट तय करते हैं। तो बहुत ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग करना गवर्नमेंट का मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, ये भी क्वेश्चन में बिल्कुल ठीक नहीं है, ये भी गलत बात है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस भी बहुत बड़ा इंपैक्ट रखती हैं। इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट द सेंट्रल बैंक इंटरवेंशंस टू मॉडरेट द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। जी हाँ, सेंट्रल बैंक फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करता है, ये बिल्कुल ठीक है बात। बी ऑप्शन में क्या था और इसमें क्या फ़र्क है, बी ऑप्शन में सेलिंग एंड बाइंग ऑफ करेंसीज बहुत बड़े लेवल पे, तो वो गवर्नमेंट के पास नहीं है। पहली बात तो उन्होंने वर्ड गवर्नमेंट गलत यूज़ किया, अगर सेंट्रल बैंक करते तो फिर भी सोचते। नीचे वाला सटीक ऑप्शन है, ऊपर वाला ऑप्शन नीचे वाले ऑप्शन से मिलता जुलता है, लेकिन नीचे वाला सटीक है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस फिक्स द चेंज रेट। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि भाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट करती है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। इन्होंने बोल दिया कि मार्केट करती है, तो आंसर रहेगा सी। जी आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक नंबर के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव्स रेंट फ्रॉम द गूगल इन न्यूयॉर्क। द ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट। देखिए एक इंडियन कंपनी है,
रियल स्टेट कंपनी है उसका गूगल को उसने कोई अपनी बिल्डिंग हायर पे दी हुई है तो उससे रेंट मिला, तो वो कहाँ आना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, ये कोई कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन तो नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन हो, तो ऑब्वियस है कि ये डेली रूटीन बेसिस की ट्रांजैक्शन हैं, तो आएगा तो ये करंट अकाउंट में। और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो ऑप्शन आना चाहिए क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। तो ऑप्शन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये रहे जी हमारे पहले 6 क्वेश्चन। अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, जो ऊपर हमने इंस्ट्रक्शंस में पढ़ा था कि एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होगा बच्चों जिसमें क्या लिखा जाएगा कि सारा का सारा टॉपिक जिसे केस स्टडी की फॉर्म में देखेंगे। देखिए केस स्टडी आपके सामने है, ये इजी है बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे इंग्लिश में हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन आते हैं उससे देख के हमें आंसर करना है, तो इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक नया फॉर्मेट सीबीएसई ने लॉन्च किया तो हम इससे बिल्कुल कंफर्टेबली फॉलो करेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कट रेपो रेट टू 4.4%, the lowest in the 15 year. Also, it reduced the CRR cash reserve ratio maintained by the bank for the first time in over 7 years. CRR for all the banks was cut by the 100 basis points to release the 1.37 crore across the banking system. RBI Governor Dr. Shaktikanta Das predicted a big global recession and said India will not be immune. It all depends how India respond to the suggestion aggregate demand may be weaken and ease core of inflation. देखिए इकोनॉमिक्स टाइम्स 27 मार्च 2020 बिल्कुल रियलिटी बेस्ड, बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन पूछे हैं, तो बिल्कुल अच्छे से थे। पहले हम समझ लेते हैं क्या कहा गया है। इंडिया में रेपो रेट को गिराया गया, पिछले 15 सालों के सबसे कम स्तर पर रेपो रेट है। कैश रिजर्व रेशो को भी गिराया गया, पिछले साल के सबसे न्यूनतम स्तर या सबसे स्लो कम लेवल पर है। सीआरआर को कम किया गया, बैंकों को बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में डालने के लिए कहा गया। और शक्तिकांता दास जी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि भाई अगर हमारे लोगों ने सही ढंग से इंडिया ने इस चीज़ को नहीं, रिसेशन को नहीं कवर अप किया, तो ऑटोमेटिकली ये कोविड की रिसेशन की ही बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारी इकॉनमी भी इम्यून नहीं रहेगी। इम्यून का मतलब ठीक ठाक नहीं रहेगी, हम भी बिगड़ जाएंगे, हमारे बीच भी भुखमरी मंदी आ जाएगी। तो ये आपके लिए क्वेश्चन इसके बेसिस पे क्या रहेंगे देखते हैं जी। कट इन रेपो रेट बाय आरबीआई इज लाइकली टू डैश द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इन इकॉनमी। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट क्या होता है यही जानेंगे तभी तो ये पता कर सकेंगे कि भाई किसी भी प्रकार से क्वेश्चन क्या है। रेपो रेट का मतलब क्या है, रेपो रेट कम करने से क्या मतलब है। रेपो रेट का मतलब होता है रीपरचेज रेट। जब किसी भी प्रकार से कोई भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है तो जिस रेट पर लोन देता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए हो तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। मतलब अगर सेंट्रल बैंक अपने कमर्शियल बैंक्स को कम पैसे में लोन देगा तो आगे कमर्शियल बैंक भी पब्लिक को कम पैसे में लोन देंगे और पब्लिक को सस्ता लोन मिलेगा, तो उससे मार्केट में लोगों के पास पैसा आएगा। अगर पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव कोरोना काल में कह लो या किसी भी प्रकार से डिफ्लेशनरी डेफिसिट डिमांड में कह लो कि कम डिमांड की स्थिति में यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मार्केट में डाल सकें। तो रेपो रेट हो, कैश रिजर्व रेट हो या एसएलआर भी हो, किसी को भी गिराने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए। तो किस लिए कट इन द रेपो रेट बाय द आरबीआई इन लाइकली टू डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकॉनमी। बड़ा सिंपल आंसर डिक्रीज। आगे डिक्रीज इन सीआरआर विल लीड टू, अगर हम सीआरआर को गिराएंगे, कैश रिजर्व रेशो को कम करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी डिमांड क्या होगी, कम होगी। फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, राइज इन एग्रीगेट डिमांड, नो चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, फॉल इन द जनरल लेवल प्राइस। तो ए आंसर होगा फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। बहुत सिंपल सा। तो इसी तरीके से आप बच्चों सभी के सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि क्वेश्चन को एनालाइज कैसे किया जा रहा है। उसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है। द डिफरेंस बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट
डिमांड रिक्वायर्ड मतलब जो डिमांड होनी चाहिए उससे ऊपर डिमांड हो रही है, टू इस्टेब्लिश अ फुल एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज, मतलब अगर एक्सेस डिमांड हो तो उसे क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, इन्फ्लेशनरी गैप, मतलब जो डिमांड होनी चाहिए उससे ज़्यादा डिमांड हो रही है इसलिए लोग महंगे पर भी प्राइस चीज़ें खरीदने को तैयार हैं, तो इसलिए उसे बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। बहुत सिंपल सा टॉपिक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जी। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, the impact of excess demand under the Keynesian theory of income and employment in an economy are डिक्रीज। क्या कहना चाह रहा है कि अगर एक्सेस डिमांड होती है तो केन्सियन थ्योरी के हिसाब से उसका क्या इम्पैक्ट होता है, डिक्रीज इन आउटपुट, इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड द जर्नल प्राइस लेवल। कैसे हो सकता है, अगर इनकम, अगर डिमांड ज़्यादा है तो मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इनकम ज़्यादा होगी, आउटपुट ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, तो पहला ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है डिक्रीज इन नॉमिनल इनकम, ऑब्वियस सी बात है दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन ठीक लगता है, इंक्रीज इन इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइजेस। लेकिन देखिए बहुत ध्यान से, इनकम के बारे में इंक्रीज कहना तो ठीक है लेकिन आउटपुट कैसे बढ़ेगी, अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा डिमांड है तो बहुत ज़्यादा रोजगार कैसे होगा, जी बिल्कुल, तो इसलिए सी ऑप्शन भी निगलेक्ट किया जाएगा। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, नो चेंज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज इन द जनरल प्राइजेस, बिल्कुल सही है। अगर आप डिमांड ज़्यादा बढ़ा दोगे तो क्या होगा, तो सेलर के पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास 1 किलो चीनी है तो ऑटोमेटिकली मेरे पास 1 किलो चीनी है और एक ही ग्राहक है तो मैं उसको उसी रेट में लगाऊंगा। 2 ग्राहक हैं तो थोड़ा रेट बढ़ाने की कोशिश करूंगा, मेरे पास 100 ग्राहक हैं तो बहुत ही ज़्यादा रेट बढ़ाऊंगा, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा जी। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एक एक मार्क्स के थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यहाँ से मार्क्स कटते हैं, जो 95 प्लस बच्चे लाते हैं वो यहाँ पर पूरे के पूरे मार्क्स लेकर निकलते हैं, आपको भी यहाँ पूरे के पूरे मार्क्स लेकर निकलने हैं जी हाँ। स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन, स्टेट विद द वैलिड रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन सी चीज़ ठीक है या गलत है। पहली बात, अगर आपको ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आएगा तो आप रीज़न लिखेंगे ही लिखेंगे, उन्होंने पूछा भी है, अगर नहीं भी पूछेगा तो आप रीज़न ज़रूर लिखेंगे 1-2 लाइन में कि भाई ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है, अगर ये फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, इसके बिना आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस वन एंड द सेम थिंग। क्या कह रहा है, जीवीए एट एमपी एंड जीडीपी एट एमपी एक ही चीज़ है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम देखें जीडीपी को तो जीडीपी क्या होता है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बाय एन इकॉनमी। एक इकॉनमी में सभी चीज़ों की प्रोडक्शन की कीमत को हम बोल देते हैं, फाइनल गुड्स की वैल्यू को बोल देते हैं जीडीपी। ग्रॉस वैल्यू एडेड कुछ अलग टर्म है। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है अगर कोई भी एक चीज़ बन रही है, एक नई कमोडिटी बननी शुरू हुई है, उस पर प्रोसेस के दौरान किस किसने कितनी कितनी वैल्यू ऐड की, उस सारी वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें तो उसको बोलते हैं हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। जब हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो ग्रॉस वैल्यू एडेड आता है, और अगर हम किसी इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड से बात करें तो जीडीपी भी आ सकता है। जब हम इसको न्यूमेरिकली देखें, जनरली ये हमारी एग्जाम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बराबर आता है। बिल्कुल बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम तो जब ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड से ग्रॉस वैल्यू एडेड, हम वैल्यू एडेड मेथड से करते हैं हम तो उसको जीडीपी के बराबर मान लेते हैं, वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल फ्रेज है। इन रियलिटी जीडीपी अलग है, जीवीए अलग है, आपको ध्यान रखना होगा इस चीज़ का, इसमें गलती ना हो पाए जी हाँ। तो ये सेम नहीं है, क्यों नहीं है, रीज़न मैं आपको दे चुका हूँ। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, और ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब बड़ा सिंपल सा कि भाई एक प्रोसेस के दौरान किसने कितनी कितनी वैल्यू ऐड की और उन सभी वैल्यूज एडेड का टोटल। आगे चलते हैं जी, आगे है इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल इन नेचर। देखिए इंटरमीडिएट गुड्स आर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब थोड़े समय, ज़्यादा समय के लिए, 6-8 महीने 10 महीने साल के लिए चलने वाली गुड्स, या साल से ज़्यादा चलने वाली गुड्स, जिनमें हम बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, जैसे फ्रिज हो सकता है, जैसे टीवी हो सकता है, या जैसे अलमीरा हो सकती है, ऐसी चीज़ें ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स तो हमेशा दोस्तों
हमेशा ही क्या होती हैं, ज़्यादातर, हमेशा ऐसे नहीं कह सकते एग्जैक्टली बिल्कुल, लेकिन 99% वो रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ की जाती हैं, तो वो जनरली ड्यूरेबल नेचर की नहीं होती। तो आप आंसर में लिखेंगे कि भाई ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो अगर फॉल्स है तो इसीलिए इसको हम जस्टिफाई भी करेंगे कि ज़्यादातर अमूमन वो रॉ मटेरियल में यूज़ की जाती हैं या रीसेल या रीपरचेज में यूज़ की जाती हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। तो आपको फिर पूरे नंबर मिलेंगे, मतलब आप ट्रू फॉल्स बताओगे तो आपको एक एक नंबर मिल जाएगा। अगर 3 में से 3 नंबर लेने हैं तो ऑटोमेटिकली आपको विद रीज़न बताना होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट गिविंग वैलिड रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें भी ट्रू और फॉल्स बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन की उम्मीद आप ना कीजिए कि सीधा सीधा हमसे पूछ लेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, या सीधा सीधा हमसे पूछेगा जीडीपी क्या होती है। तो ऐसे क्वेश्चनों की उम्मीद ना कीजिए, बिल्कुल सही पैटर्न पे जो एग्ज़ाम आएगा उसको आप एनालाइज कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर कम फोकस कीजिए, क्वेश्चन को समझ के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए, करंट अकाउंट इन अ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, बिल्कुल ही गलत है ये पॉइंट, बिल्कुल साफ पता लग रहा है। आप सभी जानते हैं 4 तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर और तीसरा कैपिटल ट्रांसफर। 3 आइटम आती हैं करंट अकाउंट में और 1 आइटम आती है कैपिटल अकाउंट में। विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफर जो है वो करंट अकाउंट में आती है, और कैपिटल अकाउंट में जो आती है हमारी किसी भी प्रकार से कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो इसमें लिखा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लिया, मतलब विजिबल और इनविजिबल लिया, यूनिलेटरल छोड़ दिया। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें आती हैं। रीज़न भी आपको बता चुका हूँ मैं। बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। जी बिल्कुल, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड की जाती है। ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन द डेबिट साइड, नहीं जी, नहीं नहीं, करी ज़रूर जाती है कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग रिकॉर्ड, लेकिन क्रेडिट साइड दोस्तों, क्योंकि बोरोइंग इनफ्लो है, पैसा आता है, चाहे वो लाइबिलिटी है लेकिन उसमें पैसा आता है, इसलिए वो इनफ्लो है, वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड की जाती है। तो इसका आंसर होगा, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। हाँ, ये आधी स्टेटमेंट गलत है तो हम तो फॉल्स ही लिखेंगे कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्रेडिट साइड में बोरोइंग को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन किया कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। जी दोस्तों, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। आगे इसमें और क्वेश्चन है, मतलब 12वें क्वेश्चन में भी हमें फाइनल एग्जाम में चॉइस मिलेगी, तो उसी को हम देखते हुए आगे चलते हैं, तो उसी को कवर करेंगे। ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए दोस्तों, क्या होता है क्या नहीं, डिफेंड और रिफ्यूट। डिफेंड का मतलब इसको आप कहें कि ये ठीक है और इसको जस्टिफाई करें ये कैसे ठीक है। रिफ्यूट का मतलब होता है अगर ये गलत है तो इसको जस्टिफाई करें ये कैसे गलत है। देखिए, वही रीज़न इसमें आ जाएगा। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है, ट्रेड हमेशा किस चीज़ का होता है, गुड्स का होगा या सर्विसेज का होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेड डेफिसिट में सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को कंसिडर किया जाता है, लेकिन करंट अकाउंट की वैल्यू में दोस्तों हमेशा यूनिलेटरल ट्रांसफ़र और विजिबल और इनविजिबल, मतलब गुड्स और सर्विसेज, 3 चीज़ें आती हैं और इधर सिर्फ एक चीज़ आती है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है और आप इसको डिफेंड करने नहीं वाले, आप इसको रिफ्यूट करने वाले हैं। सिंपल आर्ग्यूमेंट क्या देंगे कि ट्रेड डेफिसिट में 2 चीज़ें आती हैं, विजिबल और इनविजिबल आइटम, और अगर दूसरी साइड हम करंट डेफिसिट में देखें तो वहाँ 3 चीज़ें आती हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। हमारा आर्ग्यूमेंट ये है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सही तरीके से आप समझ सकते हैं। बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, ये ऐसा नहीं मान सकते कि बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सेट किए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि एक अलग पैटर्न पे सेट किए हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन है बच्चों, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है। ये देखिए, यही बात मैं आपको कह रहा था कि हमेशा जो जो उन्होंने पूछा उस हिसाब से आपको आंसर देना। उन्होंने पूछा डिफाइन मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, तो आपको मनी मल्टीप्लायर पूरा याद है, मैं मान लेता हूँ कि आपको मनी मल्टीप्लायर पूरा याद है, तो आप पूरी ही डेफिनेशन एक पेज की लिखने हैं। उन्होंने 1 नंबर में पूछा, तो आप बताइए कि मनी मल्टीप्लायर क्या है। मनी मल्टीप्लायर, कमर्शियल बैंक जब अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं, उसे हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। तो उसे हम बिल्कुल 2 लाइनों में लिख देंगे, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉर्मूला देना चाहें तो दे सकते हैं, बस इतना बहुत रहेगा 1 नंबर में। आगे पूछा है क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। ठीक है जी, लीगल रिजर्व रेशियो या CRR रेशियो, SLR रेशियो, उन सभी को
इकट्ठे रिजर्व डिपॉजिट रेशो भी कहा जा सकता है। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट यूजिंग द हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लिया है उन्होंने, पूछा है कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। डायरेक्ट भी पूछ सकते थे, लेकिन सीबीएसई डायरेक्ट पूछने के बिल्कुल मूड में नहीं लगता इस बार, तो बिल्कुल सीधा सीधा नहीं पूछते, घुमा फिरा के वही पूछा गया है कि भाई क्रेडिट कैसे क्रिएट होता है। तो आप एक एग्जाम्पल लेके, आप सभी जानते हैं क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू इनवर्स रिलेशन टू द रिजर्व रेशो, या जिसको कह सकते हैं क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1/LRR, या जिसे बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशोज। तो उसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे पास डिपॉजिट आया 1000 रुपये का, उसमें से हम 20% LLR काट रहे हैं और बाकी उसको दोबारा लैंड कर रहे हैं, दोबारा उधार पे दे रहे हैं। वो पूरा एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं, आपकी बुक्स में भी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसके रिगार्डिंग कि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि टाइम हमें लिमिटेड ही रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसको आप 4 नंबर के लिए क्रेडिट क्रिएशन आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। अगला क्वेश्चन है जी न्यूमेरिकल बेस्ड। दोस्तों न्यूमेरिकल जो भी होंगे मैं लास्ट में आपको एक कॉपी पर करके दिखा दूंगा, तो उसी हिसाब से न्यूमेरिकल में टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मेरा फोकस ये है कि आपको जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर भी समझा दिया जाए और आपका ज़्यादा टाइम भी ना लिया जाए जी। 14th क्वेश्चन लास्ट में कर देंगे, मैं ऐड कर दूंगा उसमें, उसको कॉपी पे दिखा दूंगा आपको। हाँ जी, 14 क्वेश्चन में और पार्ट है। पूछा गया है एक्सेंटे सेविंग क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है। 2-2 नंबर का है तो 2-2 नंबर के हिसाब से लिख देंगे। एक्सेंटे का मतलब तो होता है बच्चों प्लान, सिंपल सी बात है, चाहे सेविंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो। एक्सेंटे का होता है प्लान। अब प्लान क्या होता है, जो चीज़ें पहले से सोचकर बजट में रखी जाती हैं। एक नीति आयोग जो हमारे पास है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वो कुछ चीज़ें पहले ही एज्यूम करता है कि हम इस तरीके से आने वाले टाइम का खर्चा करेंगे, आने टाइम की सेविंग करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे। दैट इज़ एक्सेंटे सेविंग। तो उसे जो प्लान हिस्सा होता है उसे एक्सेंटे सेविंग कह देते हैं। और फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर हम बात करें, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे पूछे गए हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जब कोई भी बंदा जिसको काम मिल रहा हो, अगर वो काम करना भी चाहता हो और उसको एक सही तरीके का जेन्युइन लेवल का काम मिल भी रहा हो, दैट इज टर्म्ड एज फुल एम्प्लॉयमेंट। तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, ये आप सभी जानते हैं। तो ये 2-3 चैप्टर्स में से आप देख सकते हैं और सिंपल सी डेफिनेशन कवर कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अब न्यूमेरिकल कितना सिंपल होगा वो मैं आपको बाद में करके दिखा दूंगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। इंडियाज जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड 23.9%, मतलब सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्ट होगी इंडिया की जीडीपी इन अप्रैल जून क्वार्टर ऑफ 2020 एंड 21 एज द कंपेयर टू द सेम पीरियड इन 1920। मतलब इंडिया की जीडीपी 23%, तकरीबन 24% माइनस में गई। कब? आपके सामने लिखा हुआ है अप्रैल और जून के क्वार्टर में। सजेस्टिंग दैट द लॉकडाउन हिट द इकोनॉमी बैड। ये हिंदुस्तान टाइम्स 1 सितंबर 2020 को छपी खबर है। तो आप देख सकते हैं कि भाई सीबीएसई का फोकस करंट सिनेरियो पे पूरा है। तो लिखा क्या गया है, बहुत सिंपल से मायने में लिखा गया है कि भाई इंडियन इकॉनमी जो है वो किसी भी प्रकार से बहुत ईजिली, बहुत जल्दी सिकुड़ गई लॉकडाउन के कारण, 24% बैक चली गई। तो उसने इंडियन इकॉनमी को बहुत हार्डली क्या किया है, टारगेट किया है। स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 फिस्कल मेजर दैट मे बी टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ध्यान से वर्ड पढ़िए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू करेक्ट द सिचुएशन इंडिकेटेड इन द अबव न्यू रिपोर्ट। देखिए क्या कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट का फोकस एक ही होना चाहिए। वो क्या हो सकता है गवर्नमेंट का फोकस, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल का पैसा हो, लोगों के पास रोटी पानी खाने का पैसा हो। गवर्नमेंट को ये करना और गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना। देखिए गवर्नमेंट किस तरीके से लोगों को पैसा दे सकती है, 2 तरीके की पॉलिसीज हैं, आप गवर्नमेंट बजट में पढ़ भी चुके हैं। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, इसमें से भी कुछ हिस्सा छुड़वाया गया है डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। सीबीएसई ने लिखा था कि ये सिलेबस डिलीट कर दिया गया है, इसीलिए। लेकिन क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहीं लिंक हो जाते हैं, जाके वहीं जुड़ जाते हैं। तो इसलिए आप उस पर भी पैनी नज़र रखिएगा, एक बार रीड ज़रूर रखिएगा जो सिलेबस डिलीट है। तो सरकार 2 तरीके से गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है। एक तो डायरेक्टली खुद आ जाए गवर्नमेंट और खुद आके कुछ बेनिफिट दे। दूसरा तरीका जो होता है, सरकार आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से बैठकर कंट्रोल करे, इकॉनमी में पैसे को बढ़ाए। तो आप सभी जानते हैं किसी भी प्रकार से जो सरकार खुद आके काम करती है उसे हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, और जो सरकार किसी भी प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मदद से काम करवाती है उसे हम बोलते हैं बच्चों मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई द्वारा, फिस्कल पॉलिसी सरकार द्वारा। तो इसमें पूछा क्या गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बच्चे कहेंगे कि हम मॉनेटरी पॉलिसी लिख दें, वो भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही बैंक है। बच्चों बिल्कुल साफ सी बात में उन्होंने एक्सप्रेस किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ
ऑफ इंडिया, तो सरकार खुद क्या कर सकती है, तो वो बताना होगा। आरबीआई वाला इसमें आंसर गलत कर दिया जाएगा, इसीलिए आप सभी को इस बातों का ध्यान रखना होगा। 4 नंबर में पूछा है तो 2 या 3 पॉइंट बहुत रहेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है। पहला काम, सरकार टैक्स कम कर दे। पहला बहुत सिंपल सा काम है, सरकार टैक्स कम कर दे। अगर सरकार टैक्स कम कर देगी, लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर टैक्स नहीं लगेगा तो लोग जितना कमा रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को उन्हें देना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो उनके पास ही रहेगा, उससे उनकी इनकम बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, मतलब उतनी ही इनकम में वो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे और मार्केट में सारी की सारी इकॉनमी फिर भी फेवरेबल हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम इससे एडवर्सली बात करें दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली एक और काम कर सकती है सरकार, सरकार अपने खर्चे बढ़ा दे। अगर सरकार खर्चे बढ़ा दे, एग्जाम्पल के तौर पे एजुकेशन में सरकार सारा खर्चा खुद करने लगे और किसी को फीस ना भरनी पड़े, उसके बाद हेल्थ में सरकार सारा खर्चा खुद करने पड़े और किसी को फीस ना भरनी पड़े, तो ऑटोमेटिकली लोग जहाँ पैसा खर्चते हैं वहाँ से उनका पैसा बच जाएगा, तो तब भी उनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो सरकार बेसिकली 2 ही काम कर सकती है मेरे दोस्तों, कि सबसे पहले या तो टैक्स घटा दे, उससे लोगों की इनकम बढ़ा सकती है ऑन द स्पॉट, मतलब जल्दी जल्दी। वैसे तो ये कोई चारा नहीं है, ये तो क्योंकि कोविड-19 के कारण सिचुएशन ऐसी थी कि हमें ऐसा करना चाहिए था और सरकार ने किया भी। ठीक है जी, तो ऑटोमेटिकली सरकार अपने खर्चे बढ़ा दे, जैसे कि हेल्थ पे सरकार ने अपना खर्चा बढ़ाया और या खाने पे सरकार ने अपना खर्चा बढ़ाया, तो ऐसे सरकार खर्चे बढ़ा दे या अपने टैक्सेस कम कर ले। तो ये 2 सॉल्यूशन हैं, तो आप ये दोनों सजेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ईजिली आप इनको एक्सप्लेन करके अपने एग्जाम में आ सकते हैं और आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। आप इस चीज़ को जस्टिफाई कीजिए, इस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि सीबीएसई आपसे इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल आंसर चाहता है। सीबीएसई आपसे किसी भी प्रकार से रटे रटाए बुक के आंसर नहीं चाहता। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, इस बात को ही नज़र रखिए। और 2020-21 से क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेजेंट सिनेरियो से, तो ये चीज़ मायने रखेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं दोस्तों। 16 क्वेश्चन में पहले लिखा है, डोमेस्टिक हाउस होल्ड सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय अ वुमेन मे नॉट बी कंसीडर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट इन द वैलिड रीजन। ठीक है जी, क्या पूछा है पहले पार्ट में, पहले पार्ट में पूछा है कि भाई जो भी हाउसवाइफ घर पर काम करती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर या बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं कि जैसे आपकी मदर या आपकी सिस्टर घर पर खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, घर का काम करते हैं, तो उनको कोई सैलरी नहीं मिलती। क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं? दोस्तों देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर कोई माली भी आके बाग में फूल लगाता है, हम उसको भी दिहाड़ी देते हैं, तो ये तो इतना बड़ा और डेली काम करती हैं बिना किसी निस्वार्थ भाव के, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं? अगर हम कुक रखेंगे तो हमें उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, 10,000 में कुक रखेंगे तो हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे। और उसी प्रकार से क्या मदर को पैसे नहीं देने चाहिए? तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमें उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में लेना चाहिए। लेकिन क्या हम इस स्टेटमेंट को ये कहकर डिफेंड कर सकते हैं कि हमें लेना चाहिए? जी हाँ, डिफेंड तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों फिर वही बात है, वही दिक्कत है, जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो मिक्स्ड इनकम की अमाउंट आप सभी ने देखा होगा कभी भी गिवन नहीं होती। मिक्स्ड इनकम सिर्फ डायरेक्टली अब बता दिया जाता है कि मिक्स्ड इनकम 5,000 है, 10,000 है, कभी भी उसकी बाइफिकेशन गिवन नहीं होती कि भाई वो कैसे कैसे बनी है। क्यों? क्योंकि बच्चों, दोस्तों, किसी भी प्रकार से इस चीज़ को एनालाइज करना या इस चीज़ को जज करना कि कितनी अमाउंट है, कितनी कितनी अमाउंट आप दोगे, क्योंकि उनकी सर्विस की कितनी कितनी अमाउंट बनती है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं इसको डिफेंड नहीं करूँगा, इसको रिफ्यूट कर दूंगा। क्यों? किसी भी प्रकार से, या अगर मैं डिफेंड करना चाहूँ मैं दोनों कर सकता हूँ। दोस्तों मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ कि दोनों ऑप्शन पॉसिबल हैं। आप कह सकते हो कि अगर इसका कोई मेजर बनाना चाहिए इसको कैलकुलेट करने का, तो आपका सजेस्टिव आंसर होगा इसमें। उन्होंने क्या कहा है कि भाई वुमेन्स जो भी घर में अपने काम परफॉर्म करती हैं मे नॉट बी कंसिडर, क्या उसे कंसिडर नहीं करना चाहिए? तो हम इससे क्या कर देंगे, रिफ्यूट भी कर सकते हैं, डिफेंड भी। तो आंसर आप दोनों में लिख सकते हैं, मैं दोनों में आंसर बता देता हूं। अगर आप डिफेंड करते हो इस स्टेटमेंट को, तो आप कह सकते हो कि भाई हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसकी वैल्यू को एनालाइज नहीं किया जा सकता, उसकी वैल्यू को जाना नहीं जा सकता, या उसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। और आप रिफ्यूट भी कर सकते हैं, उसमें दोस्तों आप लिख सकते हैं कि नहीं भाई कैलकुलेट करना चाहिए। अगर हम किसी भी प्रकार से हर चीज़ को कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला बनाते हैं, ऑन अजम्पशन बेसिस पे ही कैलकुलेट कीजिए, क्यों नहीं करेंगे? तो ऑटोमेटिकली वो भी आंसर हो सकता है। तो ये एक डिप्लोमेटिक सा आंसर रहेगा इसका। आगे, कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ द साइक्लोन इज एन एग्जांपल ऑफ वेलफेयर मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट।
स्टेट द वैलिड रीजन शुड इट बी इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। वो ये पूछ रहा है बड़ा सिंपल सा कि भाई सरकार ने, जैसे आपने देखा होगा तकरीबन पिछले 1-1.5 हफ्ते पहले ही बहुत ही ज़्यादा उत्तराखंड में फिर दोबारा किसी भी प्रकार से वो जिसे कह सकते हैं कि बाढ़ का कह सकते हैं कि बाढ़ से बहुत सारा नुकसान हुआ, तो उसी प्रकार से कई जगह कंपनसेशन पे करती है सरकार। तो क्या सरकार जो कंपनसेशन पे करती है वो किसी भी प्रकार से नेशनल इनकम का पार्ट होना चाहिए? ये तो आप सभी जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कारण क्या है? ये तो बिल्कुल ट्रांसफ़र किया जा रहा है पैसा, वो उन्होंने कमाया थोड़ी है, वो तो उनको एज अ कंपनसेशन दिया जा रहा है कि प्रकृति का प्रकोप उनके ऊपर पड़ गया तो सरकार उनकी हेल्प कर रही है। दैट इज़ ईजिली, बहुत ईजी कर दिया। ये सेकंड वाला आंसर तो बहुत ईजी था कि आप इसको बोल सकते हैं कि भाई ये कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये ट्रांसफ़र इनकम है। और में बच्चों फिर इसमें है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल की बात जैसे मैंने आपसे की बच्चों, तो ऑटोमेटिकली अगर आप 2 आंसर नहीं दोगे, 16A और B का आंसर नहीं दोगे, तो आप न्यूमेरिकल भी अटैम्प्ट कर सकते हो। तो और न्यूमेरिकल की मैं आपको खास बात बता दूं कि न्यूमेरिकल आप नेशनल इनकम से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या मैक्सिमम ट्यूटर ये बोलते हैं कि भाई इनकम मेथड से या एक्सपेंडिचर मेथड से या किसी भी प्रकार से वैल्यू एडेड से कहीं से तो क्वेश्चन आएगा ही, हम भी यही बोलते आए हैं। लेकिन सीबीएसई ने जो सैंपल जारी किया उसमें से तीनों में से कोई भी यूज़ नहीं किया गया। ये न्यूमेरिकल है, रियल नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से इसको कंपेयर करना है, तो इसके हिसाब से मैं इसको वीडियो के लास्ट में आपको ये कॉपी पर सॉल्व करके दोबारा दिखाऊंगा। जी हाँ, 17वां क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बच्चों स्क्रीन पर रख दिया है। लेबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलोगेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में एक ऑब्जेक्टिव होता है एलोगेशन ऑफ रिसोर्सेज। 6 ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट के हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग। तो ऑटोमेटिकली आप दोस्तों इसको बड़े इजीली इफेक्टिव कर सकते हो कि गवर्नमेंट बजट में एलोगेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों की जाती है, या क्या इसका फ़ायदा होता है, या क्या इसकी इम्प्लीकेशन है। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि भाई सरकार बहुत सारे सालों से बजट बनाती आती है, तो कुछ एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, कुछ बहुत कम डेवलप हो जाते हैं, कुछ पोजीशंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, कुछ अंडर डेवलप रह जाती हैं, कुछ सांस्कृतिक तौर पर या किसी भी प्रकार के इंडस्ट्री के तौर पर या किसी कल्चरल तौर पर कुछ हिस्से या कुछ लोग ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, कुछ कम डेवलप हो जाते हैं, कुछ इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, कुछ अंडर डेवलप रह जाती हैं। तो सरकार टाइम टू टाइम बदलती रहती है कि जो चीज़ डेवलप हो चुकी है वो तो उसके ऊपर पैसा कम खर्चा जाए, जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है तो उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा जाए। तो इसलिए एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की जाती है ताकि पूरे देश को एक इफेक्टिव मैनर में बहुत आगे बढ़ाया जा सके। जी हाँ, आगे बात करेंगे। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल था। तो आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे, आप दूसरा बी पार्ट, ऑप्शन नहीं दूसरा क्वेश्चन ही है, तो 3 नंबर का 3 नंबर के हिसाब से लिखेंगे। आपको आंसर की भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहाँ से आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या आंसर लिखा है और किस तरीके से वो क्या क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। डिस्कस ब्रीफली हाउ द गवर्नमेंट बजट कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव टूल ऑफ प्रोग्रेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए ये बोल रहा है कि किस तरीके से गवर्नमेंट बजट्स में हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत जेन्युइन सी बात है कि सरकार जहाँ पैसा लगाएगी तो उस तरीके से सरकार किस हिस्से पे पैसा लगाती है, डिपेंडेंसी एम्प्लॉयमेंट बजट की वहाँ होती है। एग्जाम्पल के तौर पे सरकार मूर्तियाँ बनाती है, एग्जाम्पल के तौर पर सरकार बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना देती है समुद्रों में। आपने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, तो उसके ऊपर बहुत सारा खर्चा आया, तो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट बहुत कम क्रिएट होगी। आप बहुत सारे मेरे मित्र होंगे जो कहेंगे कि बहुत टूरिज़्म हो गया या एरा वगैरह ये हो गया वो हो गया, हमें यहाँ से इनकम आ जाएगी, लेकिन बहुत कम लोग ही उस प्रोजेक्ट से एसोसिएट हो पाएंगे। लेकिन सरकार कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लगाएगी, गवर्नमेंट फैक्ट्री लगाएगी, ट्रेन बनाएगी, जहाज बनाएगी, ये चीज़ें बनाएगी, तो बहुत सारे लोग उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो आप इसमें बिल्कुल सिंपली फॉलो करके लिख सकते हैं। देखिए इसमें कुछ भी बुक की लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं, आपका सजेस्टिव आंसर है, सजेस्टिव स्ट्रक्चर है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सरकार गवर्नमेंट बजट को इफेक्टिव टूल बना सकती है। गवर्नमेंट ऐसे प्रोडक्टिव काम करे जिनसे काम करने में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत हो, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। अब वो सरकार किस चीज़ पर खर्चा करेगी वो चीज़ें इम्पैक्ट करेगी। जी हाँ, ये ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पूरा देख चुके हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने ये चीज़ ज़रूर एनालाइज की होगी, मैंने भी ये ज़रूर देखी है कि जो भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों वो सभी के सभी सजेस्टिव नेचर के हैं। आपका जो मानसिक तौर पर आप जवाब
देना चाहते हो, जो सीबीएसई का फोकस किस चीज़ पर है कि आप क्या सोचते हैं, वो आपसे लिखवाना चाहती है सीबीएसई आपकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग। जो आपने पढ़ा है उसको आप किस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके सोचते क्या हैं वो लिखवाना चाहती है। कहीं भी आप देखेंगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों, कि भाई किसी भी प्रकार से उन्होंने डायरेक्टली ये पूछ लिया ये चीज़ बताओ। हाँ ठीक है, एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपको डायरेक्टली पूछ लिया हो, बाकी उन्होंने सजेस्टिव फॉर्म में पूछे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सजेस्टिव में आंसर के नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। कारण क्या है, क्योंकि आपकी वो एक व्यू पॉइंट है, हर एक बंदे का एक व्यू पॉइंट है, तो वही सीबीएसई देखना चाहता है। तो बहुत ईजिली आप अच्छा स्कोर करेंगे इनमें। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकॉनमिक डेवलपमेंट या जिसे बोल सकते हैं इंडियन इकॉनमी, इसके अब फिर से आपको पता है एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उनको देखेंगे और पूरा का पूरा कवर अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। डैश वाज द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991 एक्नॉलेज्ड फॉर हिज कैपेबिलिटीज टू स्टीयर अवे द इकोनॉमिक क्राइसिस लूमिंग रेंज ऑन द स्टेबल इंडियन इकॉनमी। कौन रहेगा जी इनमें से फाइनेंस मिनिस्टर? ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 1991 में कौन होगा? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उसके बाद प्रणब मुखर्जी हमारे प्रधान वो राष्ट्रपति भी रहे हैं, माफ़ कीजिएगा प्रधानमंत्री नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं, डॉक्टर उर्जित पटेल ये हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता हैं। तो ये चारों में से कौन ऐसा बंदा था जिसने 1991 में फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाली थी? जी हाँ, उसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय 1991 में। ये क्यों पूछा गया? ये एलपीजी पॉलिसी से क्वेश्चन है, तो ऑटोमेटिकली एलपीजी पॉलिसीज के टाइम कौन था प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर कौन था ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। जी हाँ, आगे अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इंडिया एंटर डैश स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सिंपल सी बात है, कब आया आफ्टर द एज ऑफ 1921, एकदम आबादी में हमारी चेंज कब आया? तो उसको सेकंड स्टेज बोलते हैं। 1920 के बाद जितने भी चेंजेस आए उसको सेकंड स्टेज बोलते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो इसका आंसर होगा सेकंड। ये 1921 ये पूछा गया है पहले, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कब आया मेरे दोस्तों, तो उसका भी 1921 1929 आंसर होता है। तो इसलिए ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होंगी आपको, डीप एंड डीप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए ये देखिए जी, नए तरीके का क्वेश्चन, नए तरीके का पैटर्न। असर्शन और रीज़न, क्या ये तथ्य हैं और इनका यही कारण बनता है, इसे बोलते हैं हम असर्शन और रीज़न। आपको बिल्कुल सिंपल ढंग से मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन समझते हैं फिर इसके ऊपर बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड द रीज़न, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। India become an exporter of primary product and the importer of finished consumer and capital product प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। क्या कह रहा है कि भाई ये एक स्टेटमेंट है, क्या इसका यही रीज़न बनता है जो नीचे लिखा हुआ है? इन्होंने कहा है कि पहली बात कि स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्टर था कच्चे माल का, प्राइमरी प्रोडक्ट का, और फिनिश गुड्स को कंज्यूम करता था ब्रिटिश से। तो बिल्कुल सही है, ये पहली स्टेटमेंट सही है। ऐसा क्यों था? क्या यही रीजन होगा? रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ pursued by the colonial government adversely affect the structure, composition and the volume of the India's foreign trade। इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब ये है कि भाई उन्होंने पॉलिसीज कुछ ऐसी बना रखी सी इंडिया की कि भाई एक्सपोर्ट तो आप कर सकते हो कच्चा माल, और इंपोर्ट आपको करना पड़ेगा पक्का माल, कच्चा माल नहीं मंगा सकते, और आपके ऊपर बहुत सारे सेसेस लगेंगे, बहुत सारे टैक्सेस लगेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, पहली जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है एसरेशन है, उसका पूरा का पूरा रीज़न यही बनता है। तो इसका आंसर होगा बोथ एसरेशंस एंड द रीजंस आर ट्रू एंड आर इज द रीज़न, करेक्ट रीज़न फॉर द एसरेशन। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? तो इसका मतलब ये होता है कि भाई पहली स्टेटमेंट का रीज़न यही, पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। पहली बात तो ये है कि ए और आर दोनों ही ट्रू हैं, और उसके बाद ए का रीज़न आर है या नहीं, ए का रीज़न आर है या नहीं, तो बिल्कुल ए का रीज़न आर भी है। तो पहली ही ए ही ऑप्शन ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन फिर ऑब्वियस हैं गलत होंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। इसमें और भी है, और ऑप्शन भी है, और ऑप्शन को पढ़ते हैं। द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव दैट इज लैंड रिफॉर्म्स एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प इंडिया टू बिकेम द सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन्स प्रोडक्ट।
कह रहे हैं जी कि जो हमने लैंड रिफॉर्म चैप्टर नंबर 3 इंडियन इकॉनमी में, और हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई चैप्टर नंबर 4 या 3 के लास्ट में भी है कुछ हिस्सा, तो उसमें आपको पूछा गया है कि भाई इंडियन इकॉनमी में फूड ग्रेन बनाने के लिए इंडियन इकॉनमी में ग्रीन रेवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स ने ही इसको इंडियन इकॉनमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाया। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही लाइन है। क्या रीज़न क्या है? द पोर्शन ऑफ द पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड। क्या ये इसका रीज़न है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत है ये पॉइंट तो। लेकिन क्या द प्रपोर्शन ऑफ द पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड, क्या ये लाइन ठीक है कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं दोस्तों, और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं तो सरकार का ये सोच थी कि लोग एग्रीकल्चर से डिपेंड होने के बावजूद इसको कम करेंगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा, कि तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। क्या ये ठीक है? लाइन तो ये भी ठीक लग रही है कि जी हाँ, कि जैसे जैसे टाइम बीता डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड। जो लोग सरकार की सोच थी, जो सरकार सोच रही थी कि भाई जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे काम चल रहा है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर चल रहा है, तो उसको हम फॉलो करेंगे, तो क्या ये भी ठीक है? तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए, क्या पहली लाइन ठीक है? जी हाँ, पहली लाइन तो ठीक है, बिल्कुल के बिल्कुल पहली लाइन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम दूसरी लाइन के ऊपर बात करें तो दूसरी लाइन भी ठीक है। समय बीतने के दौरान लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से पीछे नहीं हटे। लेकिन पहली लाइन का जो पहली स्टेटमेंट है उसका रीज़न सही नहीं लगता कि भाई सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए लोगों का एग्रीकल्चर का डिक्लाइन, ये कोई मैच नहीं बन रहा। तो बोथ ए एंड आर ट्रू। जी हाँ, ट्रू तो दोनों लग रहे हैं, लेकिन आर इज़ द करेक्ट रीज़न नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ए आंसर नहीं होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, हाँ जी ट्रू है। आर इज़ नॉट, जी बी आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे कि एक स्टेटमेंट दी जाती है, आगे भी शायद यही क्वेश्चन है। जी हाँ, आगे भी यही क्वेश्चन है। इसमें एक और बार समझ लेंगे कि भाई ए जो स्टेटमेंट दी है और आर स्टेटमेंट दी है, पहले तो आप दोनों को जस्टिफाई करेंगे ए एंड आर जो हैं, ए एंड आर सही हैं कि नहीं। तो अगर सही है तो क्या आर ए का रीज़न है? क्या आर ए का रीज़न है? ये चीज़ आपको देखनी होगी। एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। क्या हर साल सरकार जो किसी भी प्रकार से टारगेट रखती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को डिसइन्वेस्ट करने का? जी हाँ, सरकार टारगेट रखती है, शुरू से होते आए हैं। डिस इन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल ऑफ डिस्कार्डिंग द लॉस इंकरिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्या कहा गया है कि जब भी जो भी लॉस होते हैं स्ट्रक्चर्स में, जो भी पब्लिक सेक्टर्स डूबते हैं, क्या डिसइन्वेस्टमेंट करना उनका एक बेस्ट रीज़न है? जी हाँ, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। जब घाटा दे रही है कोई चीज़ तो ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन पहली लाइन कुछ और बता रही थी, दूसरी लाइन कुछ और बता रही है। पहली लाइन गवर्नमेंट के व्यू को दिखा रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करना चाहती है, लेकिन दूसरी लाइन ये कह रही है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ख़त्म करने के लिए बेस्ट तरीका डिसइन्वेस्टमेंट ही है। तो मेरे हिसाब से बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ठीक हैं, लेकिन आर रीज़न नहीं है, आर रीज़न नहीं है ए का। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते क्या है, ये सीबीएसई का ही सैम्पल पेपर है और पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकेंगे ये इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं। एक दो क्वेश्चन आप देखेंगे क्योंकि आप पहली बार, हो सकता है कुछ बच्चे पहली बार देख रहे हो तो इसलिए उनको लगे कि ये डिफिकल्टी है। कई सारे सैम्पल पेपर आएंगे, तकरीबन 10, तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे तब तक। लेकिन सैम्पल पेपर को एनालाइज ज़रूर ध्यान से करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें में देखिए, इसको देख के बच्चे इसको मैच द फॉलोइंग समझ लेते हैं। बच्चों ये मैच द फॉलोइंग नहीं है, इसमें ये देखना है ए बी सी डी चारों में से सही कौन सा है। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कल्टिवेटिंग एंड लैंड कलेक्टिवली, ये तो बिल्कुल भी गलत है, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। कम्यून सिस्टम भी ओपनिंग द इंडस्ट्रीज इन देयर होम्स, कम्यून सिस्टम का मतलब था सभी को इकट्ठा कर और सरकार का ही सब कुछ रहेगा, बाकी किसी का कुछ नहीं रहेगा, तो सरकार उनको लीज पर देगी, वो होता है कम्यून सिस्टम। पॉलरेन कल्चरल रेवोल्यूशन, जी माओ जी ने चलाई हुई रेवोल्यूशन थी, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा सी, जिसमें लोगों को, स्टूडेंट्स को बाहर भेजा जाता था ताकि वो वहाँ से काम सीख कर आएँ और अपनी कंट्री का विकास करें। इकोनॉमिक रेवोल्यूशंस इन चाइना, जी नहीं, 1988 में नहीं थी।
आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी टाइम को देखते हुए। 23वां क्वेश्चन, डैश अडॉप्टेड द वन चाइल्ड पॉलिसी एज अ मेजर टू कंट्रोल अ पॉपुलेशन। जी, किसने की थी? आप सभी जानते हैं, इसका आंसर चाइना होगा। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की थी। अब आ गई है जी केस स्टडी, जैसा कि आपको बताया गया था पहले ही इंस्ट्रक्शंस में कि कौन सी केस स्टडी आएगी, कितने मार्क्स की, कितने क्वेश्चन होंगे, 24, 25, 26 और 27 क्वेश्चन रहेंगे। क्या है जी? सिंस एजिस फार्मर इन इंडिया हैव टेकन द रिसोर्सेज टू अडेप्ट। इन द अर्लियर टाइम्स द सेम वाज फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। Since independence, with the effort of the government, formal sector has actively come into picture. Farmer borrow not only to meet their investment need but also to satisfy their personal need. Uncertainty of the income caused by a factor like the crop failure caused by irregular rainfall, reduction in the groundwater table, locust, other pest attack. These reasons push them into the clutch of the private money lender who charge exorbitant rates of the interest which add to their miseries. Various governments in India at different times for the different reason introduced the debt relief schemes. These schemes are used by the government as a quick means to extricate farmers from their indebtedness, helping to restore their capacity to invest and produce in the short to lessen the miseries of the farmer across India. The cost and the benefits of the such debt relief schemes are, however, a widely debated topic among the economics. Some economics argue that such schemes are extremely beneficial to the poor and the marginalize the farmer, while others argue that these schemes add to the fiscal burden of the government. Others believe that these schemes may develop the expectations of the repeated bailouts among the farmer, which may spoil the क्रेडिट कल्चर अमंग द फार्मर। देखो दोस्तों, जैसे इंग्लिश में पैराग्राफ आते हैं, अब इकोनॉमिक्स में भी पैराग्राफ आया करेंगे। उसमें आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही सिंपल सा पैराग्राफ है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। उसमें बताया गया है कि फार्मर्स फॉर्मल सेक्टर में काम करते हुए जब इनफॉर्मल सेक्टर से लोग फॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, और फार्मर्स जो हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो क्या आती है कि हमारे देश में रेनफॉल की दिक्कत है, हमारे देश में पानी की सबसे बड़ी जिसे कह सकते हैं दिक्कत है फार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको देखते हुए कुछ इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि भाई सरकार ने बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं, जिसमें इरिगेशन के रिगार्डिंग बहुत काम किया गया है ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान या बाद में, और लोन के अकॉर्डिंग बहुत काम किया गया है ताकि लोगों को, जो फार्मर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो उससे छोटे फार्मर्स को बेनिफिट मिला है और उनका जो कर्जा है वो कम हुआ है। लेकिन कुछ इकोनॉमिक्स का यह तर्क है कि ये ऐसी चीज़ें सिर्फ कागज़ों पर रह गई हैं, और या किसी बड़े फार्मर्स को ही इनके बेनिफिट मिले हैं और छोटे फार्मर्स को इनको कुछ खास मिला नहीं है। तो इसके बेस पे आपको आंसर देने हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम फॉर अ फार्मर इन इंडिया इज मेजरली कॉज्ड बाय डैश इनरेगुलरिटी रेनफॉल अनएबिलिटी ऑफ लोन। लोग फार्मर्स की इनकम कम क्यों है? उनको लोन नहीं मिलता इसलिए, या उनके पास पानी नहीं है, रेनफॉल पूरा नहीं है इसलिए। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि लोन की बात तो बाद में आती है, फार्मर्स के पास पानी ही नहीं है। लोन की भी दिक्कत है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पैरे के अकॉर्डिंग अगर जो देखा जाए इनरेगुलर रेनफॉल, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ था, इस लाइन में लिखा हुआ है सामने कि इनरेगुलर, आप देख सकते हैं इनरेगुलर रेनफॉल, तो ऑटोमेटिकली वही चीज़ ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो इसका आंसर रहेगा इरेगुलर रेनफॉल। आगे देखिए, सम इकोनॉमिक्स आर्ग्यू दैट डेब्ट वेयर स्कीम्स आर, जिसको कहते हैं कर्जे माफ़ी की स्कीमें जो हैं, एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड फार्मर, छोटे फार्मर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एज दी स्कीम रिड्यूस द बर्डन ऑफ इंडेप्टनेस और पर्सनल एक्सपेंडिचर। ऑब्वियस सी बात है कि उनका कर्जे नहीं रहेगा, तो इसका आंसर इंडेप्टनेस रहेगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। एग्जैक्टली पैरे से वर्ड उठाए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग चीज़ें लगाई गई हैं। द रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ द मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल ऐसी ही बहुत सारी एजेंसी इंस्टीट्यूशन हैं। रीजनल रूरल बैंक या स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सिडबी भी बोलते हैं, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सिडबी कुछ खास काम नहीं करता, वो बेसिकली स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करता है। तो इसका आंसर होगा रीजनल रूरल बैंक।
आगे 27वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। डैश रीजनल रूरल बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक इज द मोस्ट प्रोमिनेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द लोन फॉर लॉन्ग टर्म लैंड डेवलपमेंट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई घर के लिए जिसे बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म या प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर लैंड्स के लिए जो लोन है वो लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करेंगे। रीजनल रूरल बैंक वो खाद वगैरह बीज के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पैरे से कम और आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे आपका रूरल डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है, ये चैप्टर है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैप्टर है, उनसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप पैरे से भी उसको पैराग्राफ जो आपको मिला है उससे भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो क्वेश्चन थे दोस्तों वो किसी भी प्रकार से जिसे कह सकते हैं आउट ऑफ वे जाके आपकी बुक से ही थे तकरीबन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। इंडिया हैज़ इमर्ज एज अ हॉटस्पॉट फॉर अ मेडिकल टूरिज्म, डिफेंड द स्टेटमेंट विद द वैलिड आर्गूमेंट। ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है मेडिकल टूरिज्म बन गया है, लोग यहाँ आकर इलाज करवाते हैं। जो ये अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो क्यों, अगर गलत है तो ऐसा तो उन्होंने कहा ही नहीं कि अगर ठीक नहीं है तो आप इसको रिफ्यूट कर दीजिए। रिफ्यूट का तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। उन्होंने बोला है डिफेंड द स्टेटमेंट विद द वैलिड आर्गूमेंट। उन्होंने कहा है डिफेंड कीजिए स्टेटमेंट को वैलिड आर्गूमेंट से कि ये स्टेटमेंट ठीक है और बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल हम डिफेंड कर देते हैं। बड़ा सिंपल सा इसका रीज़न है कि इंडिया में हॉस्पिटैलिटी बहुत ही ज़्यादा, सर्विस इंडिया में सस्ती है। हमारे पास लेबर जो जिसे बोल सकते हैं सर्विस की कॉस्ट कम है। दूसरी बात, इंडिया का बहुत ही मल्टी सिस्टम से मेडिकल चलता है, जिसमें आयुर्वेदा भी है, जिसमें होम्योपैथी भी है, जिसमें यूनानी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इंडिया चलता है। अगली बात, अगर हम बात करें मेडिकल की कॉस्ट फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। इक्विपमेंट्स मेडिकल जो हैं बहुत महंगे हैं, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, इसलिए लोग यहाँ आकर सर्जरी वगैरह करवाते हैं। तो ये बहुत ही वैलिड रीज़न है। तो 3 नंबर का है तो आपको इसमें इतना ही लिखना बहुत होगा। आगे अगर हम बात करें और में जो क्वेश्चन मिला है, डिस्कस एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। वो पूछ रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए क्या किया है सरकार ने इंडिपेंडेंस के बाद। तो बेसिकली अगर दोस्तों हम देखें तो इंडिपेंडेंट के बाद मंडी सिस्टम सरकार ने लॉन्च किया है। बहुत अच्छा मंडी सिस्टम है जिसके ऊपर आज आप देखते हैं किसान मोर्चे की पूरे धरने चल रहे हैं कि मंडियां ना हटाई जाएं। वो सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हुए हैं पुराने टाइम में, मतलब 70s 80s में मंडी सिस्टम्स आए हैं तो वो बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। तो उनको ना हटाने की मांग भी है। तो सरकार का एक ये काम गिनवाया जा सकता है। दूसरा, आजकल के टाइम पे अगर आजकल की बात करें, सिंस इंडिपेंडेंस का है तो ऑब्वियस सी बात है पुरानी भी हम ऐड कर सकते हैं, आज की भी ऐड कर सकते हैं। तो मार्केटिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग सरकार ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की करवाई है, और भी सरकार ने बहुत ही सारे जो मीडिएटर्स हैं उनको कम करने की कोशिश की है जिससे कि पैसा सीधा किसान के पास पहुंचे। तो ये आंसर हो सकता है जी हाँ 28 क्वेश्चन के और पार्ट का। उसके बाद बात करें दोस्तों 29 क्वेश्चन की, तो 29 क्वेश्चन है डिस्कस ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स एंड द इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकॉनमी। देखिए जी, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या है कि बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो लेबर फोर्स हमारे पास दोस्तों है, फॉर्मल सेक्टर में जो लेबर फोर्स है जनरली वो स्किल्ड लेबर फोर्स होती है, और इनफॉर्मल सेक्टर में जो फोर्स है हमारे पास वर्क फोर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में वो अनस्किल्ड लेबर फोर्स होती है। और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि अनस्किल्ड लेबर हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो इसको इंडियन इकॉनमी के कंटेक्स्ट में आप बिल्कुल ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये बुक में भी एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा। आगे चलें 30 नंबर क्वेश्चन पे। एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर्स टू एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस, एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट। क्या कह रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट हो गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आई थी दोस्तों, 1991। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर ने तरक्की नहीं की। क्या कारण लगते हैं यह पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर सरकार का फोकस 1965 से लेकर 1972 तक मेजर फोकस रहा था। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई उसके बाद फोकस तो रहा, लेकिन सरकार बहुत ही आगे इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर की तरफ ज़्यादा बढ़ गई, जिस कारण सरकार का फोकस नहीं रहा। तो क्या कारण रहे, आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर एडवर्सली इफेक्ट हुआ, कि एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं आया? जी हाँ, सबसे पहली बात होती है
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आज के टाइम में अगर हम बात करें 1991 में सभी सेक्टर्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, सभी सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई। 1991 से लेकर आज तक सरकार ने थोड़े 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 करके सभी सेक्टर खोल दिए, कभी 20%, कभी 25, 30, 50 हुए, फिर 100 हुए, 75 हुए, 100% तक FDI आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर वालों का पैसा आया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, सबसे बड़ा पॉइंट है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पिछड़ा। दूसरी बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्ट जो हैं सरकार ने उन्हें सही तरीके से रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, सही तरीके ने उससे उन्हें डिजिटलाइज नहीं किया, सही तरीके से उन्हें एक जो उनका ऑरा बनना चाहिए था, जो उनकी मौजूदगी बननी चाहिए थी, वो नहीं दी सरकार का। ये भी यही इफेक्ट पड़ा। उसके बाद जो जिसे बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंज, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज 1991 की रिफॉर्म्स के बाद बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने अपने आप इंटरेस्ट ले लेकर सारे के सारे सेक्टर्स में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अपने आप के तौर पर आगे किया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर वहाँ भी पिछड़ता दिखा। उसके बाद जो लेबर थे, जो किसी भी तरीके थे, किसान थे, जो भी काम थे, उनकी आधुनिक टेक्निक्स जो 1991 में होनी चाहिए, चाहे वो ट्रैक्टर रिलेटेड थी, चाहे वो कंबाइन रिलेटेड टेक्निक्स थी, तो उसके बाद भी कुछ बहुत बड़ा इनक्रेडिबल चेंज नहीं आया, अतुल्य चेंज नहीं आया। तो इसे ही कहा जा सकता है कि जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जब से 1991 की पॉलिसी आई है उसके बाद उसको एडवर्सली इफेक्ट किया है उसने पॉलिसी ने, और सरकार का ध्यान भी एग्रीकल्चर सेक्टर के कम हुआ है, जबकि उससे ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है। जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत हैड been at the root of the Indian planning process in the form of the self-reliance as an objective of planning process. Do you agree with the statement? Justify the rationale of the given statement. बड़ा सिंपल सी बात है। आप देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, वो हर बार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। क्या होता है आत्मनिर्भर भारत? इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, अपना काम खुद करो, अपना काम करो और खुद अपने काम, अपना बिजनेस हो, अपना पर्सनल काम की बात नहीं मैं कर रहा। अपना काम का मतलब आप सिर्फ अपने बिजनेस के बिहाफ पे प्रोडक्शन करें, या अपनी कुछ भी सर्विसेज के बिहाफ पे प्रोडक्शन करें, या सर्विसेज दें किसी को भी, लेकिन आप अपना सेटअप खुद तैयार करें। आप किसी को जैसे बोलते हैं कि सर्विस सेक्टर में मैं उसके पास जाके नौकरी कर लेता हूँ, मैं उस कंपनी में, तो इस चीज़ से आप हटिए और अपना बिजनेस, अपना सेटअप, अपना स्ट्रक्चर तैयार कीजिए, ताकि देश की बढ़ती हुई जीडीपी में आपका योगदान पड़े। आत्मनिर्भर भारत का ये सपना है। उसी के तहत आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी कई बार अपने भाषणों में मन की आवाज़ में कह चुके हैं। वो एक आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली बोला था कि जो भी खिलौनों की फैक्ट्री ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है उसे चाइना कंट्रोल करता है। तो चाइना के पास से सभी के सभी कंट्रीज़ ने अपने जिसे बोलते हैं इंपोर्ट कम कर लिए हैं, तो वो देश हमें करने चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे वो किसी प्रकार ने खिलौने की फैक्ट्री में हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आत्मनिर्भर भारत में। तो आप इसको बिल्कुल सिंपली, जिसे हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि भाई सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए हमें, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हम बिल्कुल सिंपल लिखेंगे कि हमें सेल्फ रिलायंस बनना चाहिए, बहुत ही वगैरह वगैरह चीज़ें ऐड करके इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। अगली और में देखते हैं, डिस्कस ब्रीफली एनी टू मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर फ्रंट अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। क्या कहा गया है कि आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने हैं दो मेजर स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में जो सरकार ने क्या किए 1991 में चेंज किए। देखिए एग्जैक्टली आपको ये नहीं पूछा गया 1991 में एलपीजी पॉलिसीज आई थी तो उनके क्या इंपैक्ट हुए, उन्होंने पूछा है फाइनेंशियल सेक्टर में क्या इंपैक्ट हुए। सबसे पहली बात, प्राइवेट बैंकों का आगमन हुआ। सबसे पहली बात, प्राइवेट बैंक जो हैं इंडियन में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट बने। फाइनेंशियल सेक्टर में इंश्योरेंस भी आता है, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में ही काउंट किए जाते हैं। उसमें इंश्योरेंस सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हम कहें तो आरबीआई का भी रोल बहुत जस्टिफाई किया गया फॉरेन सेक्टर के साथ जोड़कर, क्योंकि 1991 से पहले हम फॉरेन सेक्टर नहीं था, तो फॉरेन करेंसी इंडिया में इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं थी, इतनी ज़्यादा उभरती नहीं थी, इतनी ज़्यादा उसका एक्सचेंज नहीं था। लेकिन आरबीआई को भी सतर्कता से उसका ध्यान रखने के लिए और पूरी की पूरी इकॉनमी को इस्टेब्लिश करने के लिए आरबीआई में भी बहुत योगदान था। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। आप सभी को इसको पढ़कर सोचकर जल्दबाजी नहीं करनी होगी एग्जाम में दोस्तों। अगर जल्दबाजी की, साफ साफ कहा गया फाइनेंशियल सेक्टर पे बात कीजिए, तो फाइनेंशियल सेक्टर में
आप कुछ नहीं और डाल सकते, कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं कर सकते, लिबरलाइजेशन कर दी, प्राइवेटाइजेशन कर दी, ग्लोबलाइजेशन, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंपेयर एंड एनालाइज द गिवन डाटा ऑफ इंडिया एंड चाइना विद अ वैलिड आर्गूमेंट। हमें कंपेयर करना है दोस्तों चाइना और इंडिया का डाटा वैलिड आर्गूमेंट के ऊपर। इंडिया की ग्रोथ दी हुई है 19, जीडीपी की परसेंटेज है 5.7%, और इंडिया की आज की 2015 टू 17 की परसेंटेज दी हुई है 7.3, और चाइना की दी हुई है 10.3 और 6.8। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कंपेयर करना है, आपको डाटा दिया गया है तो हम बिल्कुल सिंपली कंपेयर कर देते हैं। इंडिया की जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 5.7 थी 1980s में, और 1990 में जो आज बढ़कर कितनी हो चुकी है 7.3। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया ने एक तरक्की की है, लेकिन इंडिया की तरक्की का जो दर रहा है, जो स्पीड रही है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रही है। लेकिन इसी के कंपैरेटिवली अगर हम चाइना की देखें दोस्तों, तो चाइना की तरक्की की स्पीड घटी है। लेकिन इसमें आप इस चीज़ को एडवर्सली नहीं लिखेंगे। आप सभी जानते हैं चाइना की ग्रोथ इंडिया से ज़्यादा है, चाइना इंडिया से ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यूज़ में चाइना इंडिया से ऊपर है, जीडीपी की वैल्यू में, लेकिन उसकी ग्रोथ और जीडीपी की टोटल वैल्यू में फ़र्क होता है। सिंपल सी एग्जांपल दूंगा दोस्तों, एक बिल्डिंग अभी बन रही है और एक बिल्डिंग बन चुकी है। जो बिल्डिंग बन चुकी है उसके ऊपर अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी ग्रोथ कम दिखेगी, लेकिन एक बिल्डिंग अभी बिल्कुल स्टार्ट हुई है, पहली ईंट से स्टार्ट की है, तो वो जब बढ़ेगी तो इसी तरीके से बहुत ऊपर तक बढ़ती दिखेगी। इसीलिए हमारी जो परसेंटेज ग्रोथ रेट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और चाइना की बिल्डिंग जो है वो बन चुकी है, इसलिए उसके ऊपर अब काम स्लो स्लो होगा, क्योंकि जो चीज़ पहले ही स्टेब्लिश हो चुकी है उसके ऊपर अब स्पीड देना बहुत मुश्किल होता है। वो फिर भी स्पीड दे पा रही हैं। इसीलिए दोस्तों इंडिया की इकॉनमी को हम लिखेंगे कि इंडिया की इकॉनमी एक डेवलपिंग इकॉनमी है। इंडिया की इकॉनमी डेवलप हो रही है, धीरे 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 आगे बढ़ रही है, अच्छी ग्रोथ है। हम उसको डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से 5.7 से 7.3 को भी जज करके लिख सकते हैं। और चाइना की ग्रोथ हम लिखेंगे कि एक डेवलप्ड इकॉनमी है जो 10% से ग्रोथ करके आज भी 6.8% से ग्रोथ कर रही है। तो बहुत अच्छी इकॉनमी है, डेवलप हो चुकी इकॉनमी है, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा डेवलप होगी। तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपली एक्सप्लेन करना है, कोई टेंशन की दिक्कत नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे आंसर इसके लिखने हैं। जी हाँ, तो इसको तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया ये तो। अगला 33 नंबर दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेट ऑफ द रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन एक्सीड्स द रेट ऑफ द रीजनरेशन, इट लीड्स टू द रिडक्शन इन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया। मैं सोच ही रहा था कि इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। डिस्कस द रैशनल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विद द वैलिड रीजन। क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि अगर हम एक्सट्रैक्शन इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट निकालते जाएंगे और उनकी रीजनरेशन का रेट जो कम रहेगा तो क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, अगर हम इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें निकालते रहेंगे, या हम इन्वायरमेंट को प्रदूषित करते रहेंगे, या हम इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें लेते रहेंगे और उनकी रीजनरेशन का रेट कम रहेगा, वो दोबारा डेवलप होने में समय ले रही हैं और हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, तो उससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी दोस्तों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आप जानते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें काम छोड़ना चाहिए, इस तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि हम भी यूज़ कर लें और आने वाली पीढ़ियाँ भी उसके लिए कार्यरत हों, वो भी उस चीज़ों को यूज़ कर सकें। तो इस तरीके से हमें वैलिड रीज़न ये देना होगा कि भाई ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसा होगा किसी भी प्रकार से तो उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी और सारे के सारे देश में दिक्कतें आएंगी और अगली जनरेशन को तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें आएंगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी आप वैल्यू बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए जस्टिफाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। कैलोरी बेस्ड नॉर्म्स इज नॉट एन एडुकेट मेजर टू आइडेंटिफाई द पुअर, एस्टैब्लिश द रैशनल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विद द वैलिड रीजन। सिंपल सी बात की गई है दोस्तों कि कैलोरी बेस्ड नॉर्म जो है, कैलोरी बेस्ड नॉर्म का मतलब क्या है, हमारे देश में कैलोरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से गरीबी को तय किया जाता है कि जिसने 2100 कैलोरीज जो हैं 2100 कैलोरीज शहरी इलाकों में कंज्यूम कर ली और 2400 कैलोरीज जिसने गांव के इलाकों में कंज्यूम कर ली, तो वो बंदा गरीब नहीं है। क्या कैलोरी बेस्ड चीज़ों पे हमें अपनी पुअर जिसकी हम पॉवर्टी लाइन बनाते हैं उसको रखना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कैलोरी बेस में तो कोई बंदा चॉकलेट खा ले तो उसकी बहुत सारी कैलोरीज पूरी हो जाती हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है उसे भूख नहीं लगेगी। तो हमें पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर एक बंदे के खाने के, रहने के
अलग अलग ढंग होते हैं, अलग अलग पोजीशंस में वो सर्वाइव करते हैं। तो इसलिए आप उसे कह सकते हैं कि कैलोरी बेस्ड सिस्टम तो ठीक नहीं होगा दोस्तों। हमें हमेशा हमेशा मॉनेटरी बेस्ड सिस्टम रखना चाहिए, और मॉनेटरी बेस्ड में भी हमें पर कैपिटा इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचना चाहिए। लेकिन हमारे देश में मॉनेटरी सिस्टम भी अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। बहुत कम स्तर पर आप सभी जानते हैं कि हम पॉवर्टी लाइन को गवर्न करते हैं, तो इसको भी हम अब जस्टिफाई कर सकेंगे। जी हाँ, पॉवर्टी चैप्टर से क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखोगे दोस्तों, तो आगे और पार्ट में क्वेश्चन है कुछ ए और बी, क्या है क्या नहीं देखते हैं दोस्तों। वाई आर द लेस वुमेन फाउंड इन अ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। क्यों ऐसा होता है कि लेडीज़ जो हैं वो बहुत कम लेवल पर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में मिलती हैं, लंबे दौर की एम्प्लॉयमेंट या रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में क्यों मिलती हैं, कम मिलती हैं, ऐसा क्यों है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक्चुअलिटी में इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क हुआ है कि मतलब कोई भी लेडीज़ आती है, अगर वो मैरिड लेडी है तो क्वाइट ऑब्वियस कि नियर अबाउट सारी पॉपुलेशन में 51% मेल हैं और 49% फीमेल हैं, और तकरीबन सभी की मैरिज होती है, 70 to 90% लोगों की मैरिज होती है। तो उनके अगर मेल मेल जो हस्बैंड हैं अगर वो काम करते हैं, तो उनकी फीमेल्स जो हैं तो वो क्या करती हैं, वो कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें ये होता है कि हमारे हस्बैंड इतना कमा रहे हैं, उसमें हम एक सपोर्टिव रोल देंगे। उसके कारण क्या होता है, उसके कारण हमारी इनफॉर्मलाइजेशन हो जाती है। किसी ना किसी मुद्दे के कारण लेडीज़ कम पैसे में काम करने को इसलिए तैयार हो जाती हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट रहती है उनके हस्बैंड की, वो ज़्यादा कमाते हैं। तो इसीलिए यही कारण है, बेसिकली मेजरली ये कारण है। और दूसरा ये कारण है कि जो लेडीज़ कार्य करती हैं उसमें फिजिकल काम लेडीज़ कम कर सकती हैं, और दूसरी बात इंटेलेक्चुअल काम में लेडीज़ को एज अ वुमन एम्पावरमेंट में इसी अच्छे ढंग से उभारा नहीं गया हमारे देश में। हमारे क्या सभी देशों में मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो इसलिए ये भी कारण है। तो आप दोनों कोई भी कारण लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एनालाइज द रीसेंट ट्रेंड इन द सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने सेक्टर्स, 3 सेक्टर हैं हमारे पास। प्राइमरी सेक्टर जो प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है उनकी कवरिंग करते हैं, उनको सपोर्टिव सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। सर्विस सेक्टर जो है उनको बेनिफिट बैंकिंग और या इंश्योरेंस सेक्टर इस तरीके की बेनिफिट देते हैं। आप देखें तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे पहले हमारी जो ग्रोथ रेट थी या जो हमारी परसेंटेज इन्वॉल्व थी वो 64% थी 1993 1994 में, और आज आप देख सकते हैं दोस्तों कि वो 24% रह गई है। सेकेंडरी सेक्टर में 16% थी, वो 24% हुई है। सर्विस सेक्टर में 20 थी, वो 26% हुई है। तो आप क्या कह सकते हैं कि हमारा देश का रुख किस तरफ है। तो आप बता सकते हैं कि सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट थे, इसलिए उसमें परसेंटेज ज़्यादा थी। उसके बाद भी लोग डिपेंडेंट रहे, लेकिन लोगों को पता लगना शुरू हुआ तो लोग सर्विस सेक्टर नौकरी पेशे में आने शुरू हुए, तो बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज चेंज आज हमारा नौकरी पेशे में हुआ। उसके बाद लोग अवेयर हुए कि भाई एक और सेक्टर है जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री के बीच में पैकिंग का काम करना या किसी भी तरीके से सपोर्टिव सर्विस देना। सेकेंडरी सेक्टर उसे सपोर्टिव सर्विस देता है, तो उसमें भी इनकम का सोर्स जनरेट हो सकता है। पहले बहुत सारे लोग जो थे वो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर पर फोकस करते थे, नियर अबाउट 80% ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन फिर बाद में वो पॉपुलेशन घटती गई और सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर पर भी काम आया। और सर्विस सेक्टर में बहुत साफ़ सुथरा काम है, मतलब साफ़ सुथरा इन सेंस बहुत ही ईजिली आप उसमें गवर्न कर सकते हो, इसलिए हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर की तरफ अब जाता जा रहा है। तो आप इसको पूरे के पूरे टेबल को एक्सप्लेन कर सकते हो एक जस्टिफाइड वे में। आपको इस पेपर के साथ एक मार्किंग स्कीम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगी, तो आप उसको कवर कीजिए, तो उससे आप देख सकेंगे। बहुत सिंपल ही स्टेटमेंट थी, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आया। बहुत लंबा एग्जाम पेपर होता है, आप जानते हैं +2 का, तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं, इसको कवर करते हैं। तो दोस्तों आगे है स्टेट गिविंग द वैलिड रीज़न वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सिंस इंडिपेंडेंस द बेनिफिट ऑफ द इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया हैव ट्रिकल डाउन द पीपल एट द बॉटम ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड। क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई इंडिया में, तो जो नीचे के लोग हैं पिरामिड में, जो सबसे गरीब लोग हैं, क्या उनकी बहुत ही ज़्यादा
तरक्की हुई है या उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुंचे हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। हमारे देश में थोड़ा गलत तरीके का पिरामिड चल रहा है। ऊपर वाले लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, नीचे वाले लोग और ही गरीब होते जा रहे हैं। तो हमारी इकॉनमी में ये चीज़ जो हुई है, इसके लिए गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है, हमारी पब्लिक भी जिम्मेवार है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि वो एग्जैक्टली जो पॉलिसीज़ प्लान की गई थी, उनका एग्जैक्ट रिजल्टेंट हमारी लोअर क्लास को नहीं मिला, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे देखिए दोस्तों, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स अ बर्थ टू इनोवेशन, इंटरवेंशन एंड द टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लोगों के अंदर दिमागी तौर पर, शारीरिक तौर पर, इन्वेंशन के तौर पर, टेक्नोलॉजी के तौर पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी जिसे बोल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेशन क्रिएट करती है। तो जी हाँ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये सभी काम करती है और बहुत ही प्रोमिनेंट और कन्वीनियंट तरीके से देश की तरक्की में अपना भागीदार निभाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। आगे बात करें दोस्तों, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड द नेशनल इनकम। ये कह रहे हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होगी तो नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी, अगर नेशनल इनकम की ग्रोथ होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, अगर हमारे पास इक्विपमेंट अच्छे होंगे, हमारे पास मशीनरियाँ, हमारे पास कैपिटल्स अच्छी होंगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो एग्जैक्टली ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। ठीक है जी, तो आप इन सभी के रीज़न दे सकते हैं, सारी चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा एग्ज़ाम, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का कंप्लीट रिव्यू। इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल थे उनको मैं कॉपी पर सॉल्व करके आपको अभी दिखा देता हूं। तो आप एक बार पूरा का पूरा एग्ज़ाम रिव्यू कीजिए और अभी देखते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पर, और सबसे पहले हम बात करते हैं 40 नंबर न्यूमेरिकल पर, जिसमें हमें दिया हुआ है कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.5y, I इज इक्वल टू यानी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 400 और इनकम इज इक्वल टू 1500। और साफ कहा गया है हमें कि इनकम इक्विलिब्रियम लेवल 1500 पर होगा या नहीं, यही हमें सिर्फ जस्टिफाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं एट इक्विलिब्रियम पर AD इज इक्वल टू दोस्तों AS होता है, सभी लोग जानते हैं। तो और हम इसको साइड में ये भी लिख सकते हैं, AD का फॉर्मूला C प्लस आई और AS का फॉर्मूला इनकम के, नेशनल इनकम के बराबर भी होती है, एग्रीगेट सप्लाई। और अगर मैं इसे ऐसे लिखूं C प्लस आई इज इक्वल टू वाई, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और इसी से हम पूरी की पूरी सिचुएशन को जस्टिफाई कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, C प्लस आई पे अगर मैं बात करूं तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि किसी भी प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं C की वैल्यू को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एज पर इस वैल्यू पे C की वैल्यू को लिख दूँ 200 प्लस 0.5 y। ठीक है जी, अगर मैं लिखना चाहूँ तो बड़े ईजिली मैं इस C की वैल्यू को लिख सकता हूँ दोस्तों। और मैं आगे इसमें लिख दूँ प्लस 400 जो इन्वेस्टमेंट का है और इज इक्वल टू मैं इसको y कर दूँ 400 और ये हो जाएगा दोस्तों 600। ये इसको इधर लेके जाऊँगा तो ये y माइनस 0.5y हो जाएगा। अगर मैं इसको क्रॉस कर दूँ तो ये बचेगा 0.5y और इसको 600 को इधर रख लूँ तो ऑटोमेटिकली कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सभी जानते हैं मैथमेटिकल टूल, y इज इक्वल टू 600 ओवर 0.5 मल्टीप्लाई कर दूं 10, अगर ये पॉइंट हट जाए 5 1 जा 5 2 दा, तो y इज इक्वल टू दोस्तों बनता है 12। एट इक्विलिब्रियम लेवल इनकम इज 1200। इक्विलिब्रियम लेवल पर दोस्तों इनकम रहेगी 1200 और क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 पर इक्विलिब्रियम लेवल होगा। जी नहीं, क्वेश्चन के कहने से 1500 पर इक्विलिब्रियम लेवल नहीं होगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल नहीं है। जी हाँ, चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम अगला न्यूमेरिकल, अपना 16 नंबर न्यूमेरिकल जो हमारा है उसको हम देखते हैं। लिखा हुआ है सपोज द GDP ऑफ द नेशन X वाज 2000 एंड द इन 2018 एंड 19 वेयर एज द ग्रॉस GDP या GDP ऑफ द नेशन Y इज 1,20,000। इफ द GDP ऑफ द X राइजेस टू 4,000, इसका मतलब 4,000 तक पहुंची है, मतलब 2000 से 4000 तक, 4000 से बड़ी नहीं है, पहुंची है 4000 तक। और जो GDP Y की है वो 2000 तक पहुंची है। और हमें बोला गया है कंपेयर द रेट ऑफ द चेंजेस इन द GDP ऑफ नेशन X एंड Y।
ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। देखिए किसी भी चीज़ का अगर आपको ग्रोथ रेट निकालना है तो आपके लिए फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। ग्रोथ रेट जितना चेंज आया डिवाइडेड ओवर बेस ईयर इंटू 100। और तो बेस ईयर क्वेश्चन में बच्चों बताया गया है कि 18-19 ही रखना है, आपको कुछ नहीं करना। पहले एक्स की कैलकुलेशन करनी है, एक्स में कितना चेंज आया, 2 से 4, 2000 का, और बेस ईयर क्या है उसका 2000, इंटू कर देना है 100 और बहुत ईजिली कैलकुलेशन में आ जाएगा 100%। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप वाई का कर लीजिए। 2 लाख माइनस 1,20,000 अगर करें, 2 लाख माइनस 1,20,000 तो दोस्तों आएगा 80,000। इसको हम डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे, 1,20,000 से दोस्तों, इंटू 100 कर देंगे। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी, 4 2 जा 8, 4 3 दा 12, तो ये आएगा दोस्तों 3 1 जा 33.333 खींचेगा ये, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 66.67%। तो आप बता सकते हैं दोस्तों कि एक्स की जो जीडीपी है दोस्तों वो रही है 100% की ग्रोथ पर, और वाई की जीडीपी दोस्तों रही है 66.67 की ग्रोथ पर। तो इनका जो डिफरेंस है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं इनका डिफरेंस आएगा 33.33% का। तो ऑटोमेटिकली एक्स की जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा है वाई की जीडीपी ग्रोथ। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था दोस्तों, जो आपको 6 मार्क्स में पूछा गया था। इसी के साथ दोस्तों हमने आपका पूरा का पूरा सैम्पल पेपर आपके सामने रख दिया है, पूरा का पूरा एनालिसिस रख दिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सैम्पल पेपर को एनालिसिस करें, देखें किस तरीके के क्वेश्चन है, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ें, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वो भी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड हम जो भी कंटेंट डालेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाए। लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।